नमस्कार गाइस, आज लेके आया हूँ मैं आप सबको ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर जिसे हम कहेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हम कहते हैं ना सुसु लगी है। अरे भाई सुसु क्यों लगी है, कहाँ से ये यूरिन बन रहा है। हम तो खाते हैं भात दाल दूध दही सब, तो ये सुसु यूरिन आ कहाँ से रहा है, वो कैसे बनता है, कैसे एक्सक्रीट होता है, क्यों बनता है, हमारे शरीर को इस तरीके से क्यों बनाया गया, आज हम वो पढ़ेंगे। यार बायोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, मतलब एटलीस्ट ये वीडियो देखो यार, समझ लो यार, नॉर्मल प्रोसेस को समझ लो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में सारा प्रोसेस को समझाया यार। जन्म होने से पहले ही हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, क्यों? ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जो है वो रिलीज होगा। नहीं देखा है तो वीडियो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम में एक चैनल है नीट टारगेट, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा, उसे फॉलो कीजिए। वहाँ डेली क्विजेस होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स और रिविजन दिए जाते हैं, आप उसे भी देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो हर बच्चे तक पहुँचाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, वीडियो को आखिरी तक देखिए। उसके बाद इस चैप्टर का आपका कोई भी डाउट आपसे नहीं रहेगा। समझ गए ना? चलिए अब पढ़ते हैं हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। हम जो भी खाते हैं प्रोटीन से नाइट्रोजनस कंपाउंड जो भी प्रोड्यूस होता है वो हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए, तो उसे हमें इलिमिनेट करना पड़ता है। हमें ही नहीं, मैक्सिमम हर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो मोनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड और सम आयन, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो क्या है इसमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है वो है अमोनिया, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक, एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है, पूछते भी हैं। उसके बाद आता है यूरिया, जो हम मतलब एक्सक्रीट करेंगे। फिर आता है यूरिक एसिड, जो रेप्टाइल लोग रिलीज करेंगे। ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। इन्हीं को इलिमिनेट जब हम करेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सक्रीशन, उस प्रोसेस को, ठीक है। अब क्या है, अमोनिया रिलीज करने के लिए ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि इनको रिलीज करने के लिए बहुत सारा वाटर का जरूरत होता है, ठीक है। तो देखिए, अमोनिया को रिलीज करने के लिए लॉट ऑफ वाटर चाहिए, और ये किस में प्रेजेंट होता है? बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट। इंसेक्ट नहीं है, एक्वाटिक इंसेक्ट। और ये कितना बार एंट्रेंस में पूछ ही दिया गया है कि बोनीफिश क्या है, मतलब क्या एक्सक्रीट करता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करता है उसे हम कहेंगे एमोनोटेलिक। एमोनिया से एमोनिया, एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सब एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। अब हमारे केस में क्या होता है, मेमल के केस में क्या होता है, ये अमोनिया, हम तो इतना वाटर नहीं दे सकते हैं, हम तो इतना वाटर रिलीज नहीं, वेस्ट नहीं कर सकते। तो वाटर कंजर्व करने के लिए हमारा मतलब भगवान ने ऐसा बना दिया कि इस अमोनिया को लीवर में हम यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। एक साइकिल, एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को हम ऑर्निथिन साइकिल पढ़ते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में आप पढ़े होंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा उस चैप्टर पे। तो ये अमोनिया लीवर में थ्रू ऑर्निथिन साइकिल कन्वर्ट होता है यूरिया में। अब यूरिया एक्सक्रीट होने के लिए किडनी तक पहुंचना पड़ेगा, कौन लेके जाएगा? ब्लड। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अच्छे से पढ़ा है, नहीं देखा है तो उसे भी आप देखिए। तो ये यूरिया रिलीज होगा ब्लड में, ब्लड में जाके ये किडनी तक पहुंचेगा और किडनी में फिल्टर होकर ये एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीट करेगा उसे हम कहेंगे यूरियोटेलिक, ठीक है। यूरिया, यूरियोटेलिक, ठीक है। ये किस में होता है? ये मेमल्स में होता है, या एक्वाटिक, अमोनिया के लिए एक्वाटिक एम्फीबियंस या टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेस, ठीक है। बोनी फिशेस में एमोनोटेलिक, मेराइन फिशेस और यूरियोटेलिक। एंट्रेंस में पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा मेराइन देख के, ठीक है। फिश देख के कंफ्यूज मत होइएगा, याद रख लीजिए। और हम लोग का क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया हम लोग का शरीर में एब्जॉर्ब करके रख लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, क्यों? ताकि हम लोग का शरीर में ऑस्मोलरिटी बने रहे। इस तरीके से मैं थोड़ा देर में बताऊंगा अगला टॉपिक पर। उसी तरह सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट को उतना वाटर के साथ अमोनिया को रिलीज नहीं कर सकते, तो उनके केस में ये अमोनिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो रिलीज होता है ताकि मिनिमम वाटर लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ एलेट और पेस्ट। हम देखते हैं ना, वो क्या होता है, जो ये लीजर जब वो पोटी करता है तो उसके बाद में ये व्हाइट कलर का जो होता है ना, वो व्हाइट कलर का ही होता है यूरिक एसिड, ठीक है। उनका एक्सक्रीट प्रोडक्ट वो सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं ताकि मिनिमम वाटर लॉस हो, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का होंगे यूरिक एसिड ना, तो यूरिक है ना, तो देखो यूरिकोटोलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स, ठीक, इस कैटेगरी में आते हैं। अब यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है ह्यूमन के केस में। उसमें क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, जब उसका डिग्रेडेशन होना होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, जो एक्सक्रीट होता है हमारे शरीर से। और अगर वो ज़्यादा डिग्रेडेशन हो गया और ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया और बॉडी में स्टोर हुआ तो पेन्स होना शुरू होता है, ठीक है। गोट जो कहते हैं ना, तो ठीक है, इन मेमल न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिग्रेडेशन होने से प्रोड्यूस करेगा हम लोग का यूरिक एसिड,
और हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का आप देखते हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है। ठीक है, एंट्रेंस में पूछा जाता है, इसलिए आप देखिए अच्छे से याद रखिएगा। अब हमें पता है एनिमल किंगडम में आप लोग पढ़े होंगे, अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो पढ़िएगा कि फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया उनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म है प्लेटीहेल्मिन्थेस का, लाइक प्लेनेरिया। ठीक है, और आर्टफॉर्म और एनिलीज का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रिडिया, याद रखिएगा आर्टफॉर्म और एनिलीज का। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस उनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है मल्फिगेन ट्यूबुल। और जो होता है प्रॉन्स होते हैं लाइक क्रेफिश, उनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एंटिनेल और ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा नाम आप अच्छे से, और एग्जांपल नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में पूछा ही जाता है, तभी तो एंट्रेंस क्लियर होगा ना भाई, नीट ऐसे ही क्लियर थोड़ी होगा, याद रखना पड़ेगा कौन सा क्या करता है। समझ लिए, अब बस याद रखिए। ठीक है, अब हमारे शरीर में हम देखते हैं कुछ और भी ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, कुछ और भी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम। लाइक स्किन, स्किन जो है वो कंटेंट करता है सेबासियस ग्लैंड, हम लोग का है सेबासियस ग्लैंड, और वो सेबासियस ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, सेबम, सेबम, और वो सेबम से एक्सक्रीट हो, वो सेबम कंटेंट करेगा स्टेरोल्स, वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन जो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग का लिवर भी एक्सक्रीशन में मदद करता है। लिवर क्या करता है, ड्रग्स को ब्रेक डाउन, जो भी हम टैबलेट मेडिसिन खाते हैं ना, तो मेडिसिन आखिर कहाँ ब्रेक डाउन होकर कैसे यूरिन के थ्रू, मतलब यूटिलाइज होकर यूरिन के थ्रू से निकल जाता है और हम लोग का बॉडी टॉक्सिक नहीं होता है। वो सारा ड्रग जितना भी हम मेडिसिन खाते हैं सब लिवर में ब्रेक डाउन होता है, ताकि ताकि हम लोग का शरीर में टॉक्सिसिटी ज़्यादा ना हो, टॉक्सिक ना हो शरीर। ठीक है, उसी तरह स्वेट ग्लैंड हम होता है, हमें पता है वो स्वेट रिलीज करता है। स्वेट में क्या कंटेंट करता है, सोडियम क्लोराइड और थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, और हम लोग का लंग्स तो पता है वो भी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करता है भाई। हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि कर जब ऑक्सीजन सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा ग्लूकोज के साथ तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फिर से ब्लड लेके चला जाएगा एल्वेली में और एक्सप्रेशन के साथ निकाल देगा, तो इट ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। और सलाइवा, सलाइवा भी थोड़ा लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सीक्रेट करता है। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, देख के डरिए मत, इतना डायग्राम बनाने का एक ही रीजन है ताकि मैं आपका हर एक चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ, एक एक चीज़ समझा पाऊँ, इसलिए इतना सारा डायग्राम बनाया। अभी मैं समझाऊंगा तो आपका किडनी का ऊपर जितना भी डाउट है सब क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम आते हैं हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी के बारे में। ठीक है, हम लोग का यूरिनरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट करता है ए पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी। ठीक है, दो किडनी, यूरेटर, यूरेटर वो है जो किडनी से यूरिन को लेके यूरिनरी ब्लडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लडर जहाँ यूरिन स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है तो हमें एक सिग्नल मिलता है यार सुसु आई है, हम सुसु कर देते हैं, तो जो आउटर ओपनिंग होगा उसे कहेंगे यूरेथ्रा, उसे कहेंगे हम यूरेथ्रा। ठीक है, तब सुसु कर लेते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, किडनी का जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीन शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, बीन शेप स्ट्रक्चर है, और उसका बाद ये क्या कहते हैं, इसका जो ये लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, ब्रेथ जो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ 5 से सेंटीमीटर होता है, और इसका लोकेशन जो होता है वो होता है बिटवीन लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। ठीक है, जो यहाँ में जो 11 एंड 12 जो रिब्स होते हैं ना, फ्री फ्लोटिंग रिब्स, फॉल्स रिब भी हम जिसे कहते हैं, वो इसे कवर करके रखता है किडनी को। ठीक है, अब हम थोड़ा किडनी के थोड़ा और डिटेल स्ट्रक्चर में हम जाते हैं। ये जो किडनी ऐसा रहता है किडनी, तो ये जो प्रोजेक्शन अंदर की तरफ ये जो प्रोजेक्शन रहता है, इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं हिलम। ठीक है, हिलम, क्यों ये प्रोजेक्शन होता है, ताकि ब्लड वेसल नर्व किडनी के अंदर जा पाए। ठीक है, हिलम, हिलम के थोड़ा अंदर जाते ही एक फनल शेप स्पेस मिलता है, फनल शेप एक स्पेस मिलता है, जैसे समझाने के लिए मैंने दिया, उसे हम कहेंगे पेल्विस। क्या कहेंगे उसे हम, क्या कहेंगे, पेल्विस। ठीक है, और इस पेल्विस के ऊपर एक प्रोजेक्शन रहता है, इस प्रोजेक्शन, ऐसा प्रोजेक्शन रहता है, उसे हम कहते हैं कैलिक्स। कंफ्यूज मत होगा, एंट्रेंस में पूछ दिया फनल शेप तो पेल्विसी ऑप्शन में माना है, एंट्रेंस में पूछ दिया प्रोजेक्शन, फनल शेप का पास प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बोलते हैं कैलिक्स, एंट्रेंस में मार देना है टिक। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो है हम लोग का वो किडनी जो है वो दो रीजन में डिवाइड होता है। ये किडनी है, किडनी का ये दो रीजन होता है, बाहर का रीजन को, यहाँ का रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये अंदर और मिडिल में जो होता है उसे हम कहते हैं मेडुला। ठीक है, तो ये बाहर का रीजन को हम कहेंगे कॉर्टेक्स, और ये अंदर का जितना भी रीजन होगा इसे हम कहेंगे मेडुला। ठीक है, अब उसमें क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुला क्लियर हुआ। अब क्या है, ये कॉर्टेक्स का जो रीजन है, ये जो बाहर का जो रीजन है, ये बाहर का कॉर्टेक्स का, ये देखिएगा
जो मेडुला है, ये मेडुलरी का बीच बीच में एंटर किया हुआ है ना, ये एंटर किया हुआ है, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स मेडुला का बीच में एंटर किया हुआ है ना, ये देखिए बीच बीच में एंटर किया है ना। तो ये जो एंटर किया हुआ है प्रोजेक्शन कॉर्टेक्स का, उसे ही हम कहेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। आज से क्लियर हुआ, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या है? कॉर्टेक्स का ही प्रोजेक्शन जो मेडुलरी के बीच बीच में जो घुस रहा है, इसी को हम कहेंगे कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, आपसे कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का एक किडनी में, इच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है। नेफ्रॉन्स जो है वो हम लोग का फंक्शनल यूनिट है, वहीं से हम लोग का यूरिन फॉर्मेशन होता है, सारा वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर होता है वहीं। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है वो 2 पार्ट का कंसिस्ट करता है। पहला हो गया माल्फिगियन बॉडी, दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल। अब ये माल्फिगियन बॉडी क्या है? माल्फिगियन बॉडी इंक्लूड करता है कि एक कप लाइक शेप होता है स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। उसमें ग्लोमेरुलस या आर्टरी जो होता है आता है, जो ब्लड लेके आता है फिल्टर होगा, उसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस ब्लोमेन कैप्सूल हम लोग का बन जाता है माल्फिगियन बॉडी। तो यहाँ से जो ब्लड लेके आएगा बॉडी से, वो हो गया एफरेंट आर्टेरियल। ठीक है, एफरेंट। और यहाँ से जो फिल्टर होकर जो जाएगा ब्लड, उसे कहेंगे हम इफरेंट, इफेक्टिव बॉडी तक पहुँचा के जाएगा। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियल। ठीक है, और ये जो एफरेंट आर्टेरियल है, ये थिक है, मोटा है, इफरेंट वाला थोड़ा थिन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होएगा, याद रखिए। और जो रीनल ट्यूब्यूल है, स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। रीनल ट्यूब्यूल है वो स्टार्ट होता है हम लोग का, चलिए यहाँ आते हैं। अब हमने यहाँ पढ़ लिया, हमने क्या पे माल्फिगियन ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा। ये हो गया बोमेन कैप्सूल और ये हो गया ग्लोमेरुलस, दोनों मिला के ये मिला के हम लोग का बन गया माल्फिगियन बॉडी। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन का आता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक सिंपल डायग्राम उतना अच्छा है नहीं, समझने का कोशिश कीजिए। तो अगला जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, वो समझने के लिए क्या है, जो ये अब देखिए माल्फिगियन बॉडी के पास क्या है, ये है ना, तो उसे याद रखिएगा पीसीटी, पास से पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट। फिर आता है लूप्स ऑफ हेनले, ये जो यूल शेप मतलब दिख रहा है, इसे हम कहेंगे लूप्स ऑफ हेनले, LOH लिख दिया। ठीक है, लूप्स ऑफ हेनले ये 2 पार्ट का कंसिस्ट करता है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले। ठीक है, डिसेंडिंग जो होता है वो थिन होता है, देखिए यहाँ थोड़ा पतला है, समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया। और याद रखिएगा ये डिसेंडिंग जो लूप्स ऑफ हेनले है, इट इज़ परमिएबल टू वाटर, इट इज़ परमिएबल टू वाटर, इसलिए ब्रैकेट में मैंने H2O दिया, एंट्रेंस में बहुत पूछता है। उसके बाद आ गया हम लोग का असेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले है, ये परमिएबल होता है सोडियम का। ठीक है, इट इज असेंडिंग इज परमिएबल टू सोडियम एंड इट इज थिक, इससे थोड़ा मोटा है ये। ठीक है, अब ये पीसीटी का बाद लूप्स ऑफ हेनले है। अब आगे दूर, अब दूर बहुत दूर चला गया, तो ये हो गया यहाँ से दूर, तो ये हो गया DCT, याद रखने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस तरीके से फिल्ट्रेशन इधर ट्रेवल करेगा, थोड़ी देर में बताऊंगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इधर होने के बाद आएगा यहाँ, इधर से मतलब DCT में होने के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाएगा यूरिन। उसके बाद पेल्विस में चला जाएगा, ये रहा पेल्विस। पेल्विस से जाने के बाद यूरेटर उसको कैरी करेगा, यूरिनरी ब्लडर। यहाँ पेल्विस है, ये यूरिन को कैरी करेगा यूरेटर के थ्रू से, ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लडर में जाएगा। फिर उस तरीके से ये यूरेथ्रा से होकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, यूरेथ्रा से होकर बाहर चला जाएगा। अब हम लोग का क्या है कि नेफ्रॉन जो है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, कि जैसे कि हम लोग का किडनी में हो गया 2 रीजन, कॉर्टेक्स, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। ठीक है, तो ये माल्फिगियन बॉडी, PCT एंड DCT, दिस आर इंक्लूडेड इन द कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है। ठीक है, बाहर तरफ में होता है कॉर्टेक्स रीजन में। और ये जो लूप्स ऑफ हेनले है वो मेडुलरी रीजन में होता है। ठीक है, मेडुलरी रीजन में होता है। एक चीज़ कॉन्सेप्ट और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये सपोज हो गया मेडुला और ये किडनी है। तो कोई कोई नेफ्रॉन जो है, ऐसा नेफ्रॉन जो होगा उसका बहुत छोटा लूप्स ऑफ हेनले होगा। ठीक है, लूप्स ऑफ हेनले बहुत छोटा होगा, तो ऐसा नेफ्रॉन को हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये देखिए, ये लूप्स ऑफ हेनले, इसका छोटा लूप्स ऑफ हेनले है। कॉर्टेक्स रीजन में ज़्यादा नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स रीजन में इसका पार्ट ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, और कोई कोई नेफ्रॉन ऐसा होता है जिसका लूप्स ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होता है और मैक्सिमम मेडुला में ही प्रेजेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं जुक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जुक्ता मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, और थोड़ी देर में बताता हूँ। ये अब हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का बारे में। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का एक्चुअली बेसिकली 3 स्टेप है। इस स्टेप को जैसे हो गया, पहला स्टेप होगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, पहले फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद
जो भी अगर पूरा फिल्टर हो गया तो हम पूरा चीज़ तो देंगे नहीं ताकि वो हमारा यूरिन से निकल जाए, उसमें बहुत सारा चीज़ अच्छा भी होगा जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड, तो उसे हम फिर से ले लेंगे, ठीक है, रीऑब्जर्व कर लेंगे। सेकेंड स्टेप हो गया रीऑब्जर्प्शन। और थर्ड स्टेप जो है उसी में से जो रीऑब्जर्व करेंगे उसमें से अगर एक दो चीज़ अच्छा ना तो हम फिर से लौटा देंगे, जो रीऑब्जर्व किया हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसे हम फिर से रिलीज कर देंगे ताकि वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से यूरिन से हमारा निकल जाए। तो थर्ड स्टेप हो गया हम लोग का सीक्रेशन, ठीक है। 3 स्टेप का प्रोसेस है। जैसे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये जो आर्टेरियल आते हैं, एफरेन आर्टेरियल, वो ब्लड लेके आते हैं, वो क्या करते हैं 1 मिनट में 1.1 टू 1.2 लीटर ब्लड फिल्टर करते हैं। और 1.1 लीटर जब ब्लड 1100 ml ब्लड फिल्टर होता है तो यहाँ से फिल्ट्रेट जो होता है वो 125 ml फिल्ट्रेट होता है पर मिनट में, ठीक है। लाएगा 1100 ml तो 125 ml फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। 1 मिनट में 125 ml 1 मिनट में हुआ तो एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है। हम क्या 180 लीटर सुसु करते हैं क्या? नहीं करते ना, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन में एक्चुअली क्या होता है, इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, तो इसमें यही है कि जैसे कि मैंने एल्विया में बताया था 3 लेयर मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले यहाँ से ब्लड जो होगा ना फिल्ट्रेट होने के लिए यहाँ में एक मेम्ब्रेन होगा, इसका सेल्स तो हमें हो गया एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस, यहाँ में पकड़ लीजिए, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस। बीच का जो स्पेस रहेगा ये हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ जो हो गया ये हो गया बोमेंस कैप्सूल, इसका जो सेल हो गया वो हो गया एपिथेलियल सेल। इसका पास इसका वहाँ पार्टिकुलरली एक स्लिट पोर प्रेजेंट रहता है जो कंटेन करता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स जो होता है पोडोसाइट्स, जो फिल्ट्रेशन करने में मदद करता है। ये फिल्ट्रेट हो जाता है, यहाँ से जितना भी ब्लड आया सारा चीज़ फिल्टर होगा एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक है। तो ये 3 मेम्ब्रेन से यहाँ फिल्ट्रेट हो गया, फिल्ट्रेट हो गया तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ जमा हो गया। अब अगला स्टेप है उसको रीअब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन का क्या है, उससे पहले एक बता दूँ कि जब एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट अगर कुछ चेंज हो गया, गड़बड़ हो गया, गिर गया, तो क्या होगा, अगर ये अच्छा से 1100 ml का बदले अगर 500 ml ब्लड फिल्टर कर पा रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजनस वेट हमारे बॉडी में जमा हो रहा है। तो उसके लिए उसको ठीक करने के लिए एक मैकेनिज्म, उसको रेगुलेट करने के लिए वो हो गया JGA, जुक्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जो कंसिस्ट करता है JG सेल, जुक्टा ग्लोमेरुलस सेल, ठीक है। तो व्हेन GFR रेट फॉल, वो जाके एक्टिवेट करेगा JG सेल को, JG सेल रिलीज करेगा रेनिन जो GFR को नॉर्मल रेट में ला देगा, ठीक है। अगला स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। फिल्टर तो हो गया भैया, अब रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, क्योंकि 180 लीटर तो हम सुसु करते हैं नहीं। तो क्या होगा 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा ट्यूबुल में। ट्यूबुल में बोले तो पास में है तो PCT, लूप्स ऑफ हेनले, और दूर में है तो DCT, ये ट्यूबुल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है 99%। तब जाके दिन भर में 1 से 1.5 लीटर हम सुसु करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन जो है वो 2 टाइप से होगा, एक्टिव होगा मतलब एनर्जी यूटिलाइज किया जाएगा, याद रखिएगा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम, पैसिव से नाइट्रोजनस फेस एंड वाटर, याद रखिएगा। एक्टिव और पैसिव कौन कौन है एंट्रेंस में पूछते हैं। अब जब हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया 99%, तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन में कोई चीज़ ऐसा भी रीअब्जॉर्ब हम कर लेते हैं, ऐसा भी चीज़ हमारे शरीर में और भी छोटा छोटा प्रोडक्शन होता है जिसको अगर हम रखें तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे, सीक्रेट करेंगे। तो अगला थर्ड स्टेप हो गया सीक्रेशन। सीक्रेशन में क्या होता है, PCT जो होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उनके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होता है जो मतलब ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल होता है जो सीक्रेट करने में मदद करता है, छोड़ देता है, लाइक H+K+ एमोनिया इनटू फिल्ट्रेट में छोड़ देगा ताकि वो यूरिन बन के निकल जाए। क्यों, ताकि शरीर में आयनिक और एसिड बेस का बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब ट्यूब्यूल का फंक्शन देखते हैं, कौन क्या सीक्रेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में पूछता है, हर चीज़ याद रखना पड़ेगा। आप देख लीजिए एक बार। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन PCT में होता है, तो ये क्या करता है 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब करता है, वाटर, न्यूट्रिएंट, बाइकार्बोनेट, विटामिन सबको रीअब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इनके पास ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल होता है। ये PCT भी कुछ चीज़ सीक्रेट करता है, छोड़ देता है जो शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे अमोनिया, K+H+, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लूप्स ऑफ हेनले। लूप्स ऑफ हेनले क्या करता है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये मेडुलरी पार्ट होता है और ये कॉर्टेक्स का पार्ट होता है ऊपर वाला, ठीक है। तो मेडुलरी फ्लूइड का ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए लूप्स ऑफ हेनले क्या करेगा, यहाँ देख लीजिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, लूप्स ऑफ हेनले जो है पहले आएगा तो उसे हम डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले कहेंगे, ठीक है। डिसेंडिंग जो थिन होता है
और सिर्फ वाटर से परमिएबल होता है, एंड ये वाटर का परमिएबल है, इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा, ऊपर से यूरिन इधर आया तो वाटर से परमिएबल होकर वाटर निकल जाएगा, तो क्या होगा, कंसनट्रेट हो जाएगा यूरिन, ठीक है, यूरिन कंसनट्रेट हो जाएगा। तो ये फिर लूप्स ऑफ इनले जैसे ही ऊपर जाएगा, जिसे हम कहेंगे एसेंडिंग लूप ऑफ इनले, जो थोड़ा मोटा होता है, ठीक होता है, एंड इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट सोडियम। तो इलेक्ट्रोलाइट से परमिएबल होगा तो इलेक्ट्रोलाइट आएगा, इसको फिर से डाइल्यूट कर देगा, ठीक है। डाइल्यूट करने के बाद ये यूरिन फिर से पीसीटी में जाएगा। पीसीटी में भी सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है, और सॉरी डीसीटी में क्या होगा, यहाँ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम, वाटर एंड बाइकार्बोनेट का। यहाँ में भी सिक्रेशन होता है पर्टिकुलर टाइप का, जैसे कि H+, K+ एंड एमोनिया का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आने के बाद यूरिन आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में से फिर हम लोग का पेल्विस में चला जाएगा, पेल्विस से यूरेटर से यूरेथ्रा में। पर कलेक्टिंग डक्ट में भी ये मेडुलरी फ्लूइड का ऑस्मोलरिटी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ भी थोड़ा लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया मतलब सीक्रेट हो जाएगा, ठीक है, पैसेज हो जाएगा इधर में। और क्या बोलता है, यहाँ वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ताकि यूरिन जो है वो थोड़ा कंसनट्रेट यूरिन बने, ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। और यहाँ में भी कुछ सेलेक्टिव यूरिन के साथ सिक्रेशन कर दिया जाता है, जैसे H+ एंड K+। होप आपको ये यूरिन फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और एक बार मैं शॉर्टली बता देता हूँ। पहले होगा ग्लोमेरुलस में फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद 180 लीटर एक दिन में फिल्टर होगा, तो हम उसे रिलीज नहीं कर पाएंगे, उतना तो यूरिन होता नहीं, तो 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी लूप्स ऑफ इनले में। डीसीटी में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है यहाँ मैंने बता दिया, अच्छे से याद रख लीजिएगा। और एक्टिवली और पैसिवली कौन कैसे रीअब्जॉर्ब होता है। और फिर इसका बात आता है को जो शरीर के लिए हानिकारक है उसे हम सिक्रेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो थर्ड स्टेप सिक्रेशन होता है, कौन क्या सिक्रेट करता है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन जो है, एक तो ये सबसे पहला बात, ये सिर्फ मेमल्स में ही, हम लोग में ही यूरिन कंसंट्रेट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लूप्स ऑफ इनले, इसमें उसका बहुत बड़ा रोल है, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है, बोला ही था मैंने। और एक चीज़ पिछले वीडियो में बताना भूल गया कि पीसीटी डीसीटी जो भी रीअब्जॉर्ब करता है लूप्स ऑफ में, मतलब पीसीटी डीसीटी जो भी रीअब्जॉर्ब करेगा लूप्स ऑफ इनले, तो वो आखिर हमारे रीअब्जॉर्ब करके अब हमारे शरीर में पहुंचना तो पड़ेगा। कैसे पहुंचेगा? एफरेंट से ब्लड आता है, इफरेंट से फिल्टर करके लेके जाता है। तो ये क्या होगा, ये इफरेंट वाला जो है ना, इफरेंट आर्टेरियोल इफरेंट वाला, यही आके इधर ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में भासा रेक्टा फॉर्म करता है, ठीक है। यही आके कंफ्यूज, भासा रेक्टा इज नथिंग बट इफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। तो ये इफरेंट आर्टेरियली आके लिप्स ऑफ इनले में ऐसा करके, मतलब उसका पैरेलली सराउंड हो जाएगा उससे, ताकि ये जब रीअब्जॉर्ब करे, यहाँ से जब रीअब्जॉर्ब करे तो यहाँ में चला जाए और इसके थ्रू से इधर ट्रांसमिट होके फिर ये एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड से बॉडी में लौट जाए, ठीक है। अब मैकेनिज्म यूरिन को कंसंट्रेट करने का मैकेनिज्म देखिए। यहाँ मैंने इस भाषा रेक्टा को अलग से बना दिया है, VR लिख दिया मैंने, और यहाँ में ये लूप्स ऑफ इनले, ठीक है। तब जब, और ये क्यों होता है? ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कॉर्टेक्स में हम लोग का ऑस्मोलरिटी जो है वो रहता है 300 मिली ऑस्मोल, और जो मेडुला में होता है उसका ऑस्मोलरिटी होता है 12 मिली ऑस्मोल, ठीक है। वो उस ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए लूप्स ऑफ इनले मेजर रोल प्ले करता है। क्या करता है, जैसे ये नीचे आता है तो क्या होता है, वाटर के लिए ये डिसेंडिंग लूप परमिएबल है, और इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग से ये मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इधर जब जाता है तो कंसंट्रेशन फिर से कमता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। सिमिलरली ये, तो इसमें क्या होता है, जिस तरीके से ये नीचे आते जाता है, वाटर रिलीज होता है, कंसंट्रेशन बढ़ते जाते हैं 12, और असेंडिंग लूप ऑफ इनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट NaCl। तो जैसे ही ये ऊपर फिर से बढ़ते जाता है, इसका ऑस्मोलरिटी 300 में लाने के लिए NaCl यहाँ से रिलीज होने लगता है, और DCT में जाके इसका ऑस्मोलरिटी 200 हो जाता है, ठीक है। अब ये जो NaCl इज रिलीज बाय असेंडिंग लूप्स ऑफ इनले, डेट इज नाउ रिसीव बाय डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग, ये देखिए यहाँ से रिलीज किया है, और वही रिसीव होगा हम लोग का डिसेंडिंग भाषा रेक्टा में, ठीक है। ताकि ये भी अपना ऑस्मोलरिटी बढ़ाए, नीचे आते 300 से आते 1200 करे, और फिर कमती करने के लिए अपना रिलीज कर देगा। तो ये रिलीज कर देगा थ्रू असेंडिंग भाषा रेक्टा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि ये जो असेंडिंग लूप्स ऑफ इनले जो सोडियम देगा, वो यहाँ जो डिसेंडिंग भाषा रेक्टा होगा, ये डिसेंडिंग भाषा रेक्टा यहाँ NaCl का एक्सचेंज होगा, ठीक है। NaCl का जो एक्सचेंज होगा, और वो फिर NaCl फिर वापस दे दिया जाएगा ऑस्मोलरिटी, फिर जब 300 तक पहुँचने का होगा इधर से देते जाएगा असेंडिंग भाषा रेक्टा, और ये फिर से ब्लड पहुँचेगा
हमारे वहाँ, ठीक है। लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया जो असेंडिंग लूप्स ऑफ फैलने में एंटर करता है वो जाता है और वो फिर कलेक्टिंग डक्ट से वापस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है ताकि इसका ऑस्मोलिटी बना रहे, ठीक है। मैकेनिज्म यही है इसका, एक बार देखिए अच्छे से फिर से। अब है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है? हमारे बॉडी में बहुत सारा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो मतलब GFR रेट को मेजर करता है, आयनिक चेंजेस कुछ भी होने से पता चलता है, जो ब्रेन को सिग्नल देता है और वो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है, ठीक है। तो पहला आते हैं जब हमारे बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड रिलीज होता है, ज़्यादा यूरिनेशन होगा तो क्या होता है, उस केस में क्या होता है, तब सर्टेन रिसेप्टर एक्टिवेट होकर हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि भाई ज़्यादा वाटर लूज हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस जाके एक्टिव करेगा न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर जाके पिट्यूटरी जाके तब रिलीज करेगा एनडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बा वेसोप्रेसिन, ठीक है। और ये वेसोप्रेसिन का फंक्शन क्या है, वाटर को यहाँ डीसीटी में रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। यहाँ वाटर को रीअब्जॉर्ब कर देगा ताकि सिर्फ यूरिन निकले, वाटर कम निकले, ठीक है। उसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम लोग का जो GFR रेट है वो फिर से मतलब GFR रेट जो गिरा था वो फिर नॉर्मल रेट में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आया कि अगर हम लोग का ये GFR या ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है अगर उसका रेट कमती हो गया तो क्या होगा, तो उसके लिए एक दूसरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं JGA, जुक्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंटेन करता है एक सर्टेन टाइप ऑफ सेल, JG सेल, जुक्टा ग्लोमेरुलर सेल, जो जैसे ही GFR का रेट में गिरावट आया तो ये जाके रिलीज करेगा रेनिन को, ठीक है। रेनिन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा जेजी सेल को, जेजी सेल रिलीज करेगा रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में प्रेजेंट रहेगा उसको जाके रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन 1 में, विच विल फर्दर कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिनोजन 2। ए सिंपल लिख दिया, सिंपल से लिखा। एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या है, ये भासोकंस्ट्रिक्टर है। अगर ये ब्लड वेसल है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब पतला कर देगा, ठीक है। यहाँ से जितना चल रहा है पतला करने से स्पीड बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो भासोकंस्ट्रिक्टर है तो ये GFR रेट बढ़ा देगा। और ये एंजियोटेंसिनोजन क्या करेगा, एड्रिनल कोर्टेक्स को जाके एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एड्रिनल कोर्टेक्स में 3 लेयर होते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था, GFR, ग्लोमेरुलर वेसिकुलेटा रेटिकुलिस। वो 3 अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं, मेक गुड स्वीट। एम से आया मिनरलोकोर्टिकोइड, एम से आया जी से आया ग्लूकोकोर्टिकोइड, स्वीट से आया सेक्स हार्मोन, ठीक है। नहीं देखा है तो वीडियो आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सारे फॉर्मूले के साथ पढ़ाया हूँ, याद रह जाएगा। तो एड्रिनल कोर्टेक्स को जाके ये एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट करेगा ताकि वो रिलीज करे उसका हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, वाटर और सोडियम को डीसीटी में रीअब्जॉर्ब करता है एल्डोस्टेरोन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और GFR रेट बढ़ जाता है अगर गिरा हो तो दूसरा मैकेनिज्म ये हो गया किडनी फंक्शन का। तीसरा मैकेनिज्म है कि अगर हम लोग का हार्ट का एट्रिया में अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लग गया तो उसको भी तो रोकना पड़ेगा ना, मतलब उसको स्लो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए तीसरा फैक्टर हार्मोन है, वो हो गया एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, ANF। ये क्या है, इट इज़ ए भासोडाइलेटर। अगर ये पतला है, स्पीड जितना यहाँ से ब्लड जा रहा है, अगर ये भासोडाइलेट हो गया, मोटा हो गया तो ब्लड स्लो से जाएगा, डेट इज ये ब्लड प्रेशर कमती कर देगा, ठीक है। कब होता है, एक्टिवेट्स व्हेन ब्लड फ्लो इन एट्रिया ऑफ हार्ट इंक्रीजेस एंड इट इज ऑल्सो ए चेक पॉइंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो रेनिन एंजियोटेंसिन जेजी एपरेटस का ये मैकेनिज्म को भी रास कहते हैं। रास किस लिए, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। एक बार ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए ये मतलब एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड NaCl होता है। ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हुआ तो ADS रिलीज होगा, GFR का रेट गिरा तो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होकर एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवा के रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम DCT में करवाएगा। अगर हार्ट का एट्रिया में अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो उसको डिक्रीज करवाएगा, ANF को रिलीज करवा के जो भासोडाइलेटर है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मिक्ट्यूरेशन, लास्ट पार्ट ऑफ ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। आप देखिए और आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ बच्चों मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली नीट के लिए मैं क्विक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ सिर्फ NCERT बेसिस, क्योंकि NCERT से ही 75 to 80 क्वेश्चन आते हैं हर साल नीट पे, इसलिए मैं NCERT बेसिस से रिवीजन, क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ बच्चों को। अगले सेशन से हर चैप्टर का डिटेल स्टडी कराऊंगा, तब आप देखिए आखिरी पार्ट देखिए। अब है मिक्ट्यूरेशन इस चैप्टर में।
मिक्टूरेशन मतलब क्या, यूरिनेशन, यूरिन का रिलीज हो जाना, ठीक है। यूरिन का रिलीज हो जाना बोले तो कि जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाता है तो यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेस रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जाके ब्रेन का सीएनएस को सिग्नल देते हैं कि भैया हमारा तो जमा हो चुका है, अब हमें सुसु करना है। तो ये सीएनएस सिग्नल देगा, तब यहाँ से जाके यूरेथ्रा ओपन होगा और हम सुसु करते हैं, ठीक है। तो जो हम रिलीज़ करते हैं यूरिन, उसका पीएच होता है 6, ठीक है। और यूरिन एक दिन में हम जितना 1 से 1.5 लीटर जो भी यूरिन करते हैं उसमें 25 से 30 ग्राम हमारा यूरिया पर डे रिलीज होता है। उसके बाद यूरिन हम बहुत सारे टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमारे यूरिन में शुगर रहा तो हमें डायबिटीज़ है, ठीक है। तो अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज रहा शुगर तो हम उसे कहेंगे ग्लाइकोसूरिया। अगर हमारे यूरिन में कीटोन रहेगा तो उसे हम कहेंगे कीटोन यूरिया, ठीक है। बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। अब हम पढ़ते हैं कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, ठीक है। सबको पता है किडनी स्टोन, ठीक है, इसको भी हम रीनल कैलकुली कहते हैं। ये क्या होता है कि ऑक्सैलेट्स जो सेल्स होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सेल्स, वो इनसोल्यूबल होते हैं हमारे यूरिन में। और अगर हमारा किडनी अच्छे से फंक्शनिंग ना किया हो, प्रॉपरली वाटर ड्रिंक ना करे, प्रॉपर खाना ना खाए, तो ये किडनी स्टोन्स जमा हो जाना चालू करते हैं। इट में भी आइडर ये किडनी में जमा हो सकते हैं, ये यूरेटर जो पाइप है जो यूरिन को लेकर जाता है वहाँ भी जमा हो सकते हैं, या तो वो यूरिनरी ब्लैडर में भी जमा हो सकते हैं। और किसी इंसान का तो ऐसा कहना है कि किडनी स्टोन से जो पेन होता है, डेट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत दर्द होता है। एक लेडी को एक बच्चे देने में जितना दर्द होता है उससे भी ज़्यादा दर्द होता है किडनी स्टोन से, अगर ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। तो ये हो गया किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट हो गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब क्या, ग्लोमेरुलस का फूल जाना, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है पता ही हमें, ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ से ब्लड कैपिलरी जो है यह है ग्लोमेरुलस, इसका फूल जाना, ठीक है। अब आखिरी हम आते हैं, आखिरी जो डिसऑर्डर है हम लोग का बुक में जो दिया हुआ है वो हो गया यूरेमिया। यूरेमिया मतलब यूरिया ब्लड में जमा हो जाना। ब्लड में यूरिया कब जमा होगा, जब किडनी उसको प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। और किडनी उसको प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं कर पाया मतलब क्या, किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो यूरिया बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी का, तो इट इज़ वेरी डेंजर, हार्मफुल। ज़्यादा ब्लड में अगर रहा तो इट कैन लीड टू डेथ। अब चलिए, अब यूरिया अगर ब्लड में है, किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो सब कोई डॉक्टर क्या करते हैं, इसको डायलिसिस करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। बुक में फिगर दिया नहीं है, समझने के लिए मैं जैसे बना दिया हूँ, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए एक पेशेंट एक सो रहा है, ठीक है। तो उसके हाथ से पहले क्या करेगा डॉक्टर, उसके हाथ से आर्टरी से सारा ब्लड निकालना शुरू करेगा। ये पाइप से ये आर्टरी है, ब्लड निकालना शुरू करेगा। वहाँ में एक हेपारिन पंप रहता है। हेपारिन पंप मतलब क्या, ब्लड निकला, जैसे कट्टा है, ब्लड निकलता है तो टाइट हो जाता है ना, कोआगुलेट हो जाता है उसको कहते हैं। ताकि वो कोआगुलेट ना हो उसके वजह से यहाँ हेपारिन दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड बाहर निकल रहा है ना अभी। तो यहाँ से उसके बाद यहाँ जाएगा ब्लड, उसके बाद डायलिसर में जाएगा। ये जो डायलिसर होता है ये सेलोफेन ट्यूब से बना रहता है और इसमें फ्लूइड कंटेंट रहता है। इसमें ऑलरेडी आपका ब्लड जो है ना, इस पेशेंट का जो ब्लड है उसका सेम कंपोजिशन का, प्लाज्मा का कंपोजिशन का फ्लूइड रहेगा, पर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहेगा, यूरिया नहीं रहेगा, बाकी प्लाज्मा का सेम कंपोजिशन का फ्लूइड रहेगा। और ये जब यहाँ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम लोग का ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाएगा और यूरिया आके यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और जो नया डायलिसर यूनिट है वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से जब हम लोग का ब्लड फिल्टर हो गया, यूरिया जो है इधर ही रह गया, तो ये क्या होगा, यहाँ एयर टाइट चैम्बर होगा और भी बहुत सारा है प्रोसेस, इधर भी एक एयर टाइट चैम्बर होगा। तो वो एयर टाइट चैम्बर के थ्रू से ये ब्लड हम फिर वैन के थ्रू से पेशेंट में लौटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिया जो ब्लड में है, ब्लड को यूरिया को यहीं रोक दिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से फिल्टर करा जाएगा और फिर ब्लड को पेशेंट पे लौटा दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। और अगर किडनी फेलियर हो गया तो क्या करना पड़ता है, किडनी देना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर जो तो लोग किडनी देने से भी तो नहीं होगा ना, कोई अपने खास इंसान देना पड़ता है, क्लोज रिलेटिव देना पड़ता है। क्यों, अगर ये मेरा अपना कोई है और ये अगर मेरा है और ये मेरा सपोज़ मम्मी है, तो ओनली उनका ही किडनी मुझ में मैच करेगा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मेरे साथ मैच करेगा। अगर ये कोई भी इंसान हुआ, इसका किडनी इम्यून सिस्टम मेरे साथ मैच नहीं हुआ, तो ही कांट ट्रांसप्लांट किडनी टू मी, ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया।
गाइस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हर बच्चे तक पहुंचाएं। और इंस्टाग्राम में हमारा पेज है NEET_target, दैट इज़ नीट टारगेट, आप उसे फॉलो करिए, वहाँ डेली क्विज हम करवाते हैं। और सबको शेयर करें ताकि हम इसी तरह और भी वीडियो बनाएं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, और अगला वीडियो किस पे बनाऊँ वो कमेंट सेक्शन पर बताएं, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।